हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अपने घर पर रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि हमने आपके लिए पॉलिटिकल साइंस लेक्चर्स की एक नई सीरीज़ की शुरुआत की है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसी पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज़ में आज का हमारा लेक्चर है रिलेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंसेज, यानी राजनीति का अन्य समाज शास्त्रों के साथ, अन्य समाज विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो राजनीति शास्त्र है वो इतिहास से जुड़ा हुआ है, कैसे वो इकोनॉमिक्स से प्रभावित होता है, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का इससे क्या रिश्ता है। दोस्तों, ये लेक्चर शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी कि बिकॉज मैन इज़ अ सोशल एनिमल, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो इतने लोगों के साथ मिलकर रहता है, तो मनुष्य अपने जीवन के निर्वाह के लिए कई प्रकार की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। जैसे कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, वो जो है वो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता है, वो अपने डिफरेंट धर्म्स को फॉलो करता है, धर्मों को फॉलो करता है, वो नैतिकता का जीवन जीने की कोशिश करता है, वो अपनी सांस्कृतिक विरासतें डेवलप करने की, एंजॉय करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि एक मनुष्य जो है उसकी पर्सनैलिटी में कई तरीके के फैक्टर्स काम करते हैं, और जब वो पॉलिटिक्स का हिस्सा बनता है तो उसके ज़िंदगी के ये जो दूसरे पहलू हैं वो उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर हमें मनुष्य के व्यवहार को ठीक से जानना है तो हमें उसकी पर्सनैलिटी का, उसके जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन करना चाहिए। और क्योंकि अलग अलग शास्त्र उसके जीवन के किसी न किसी पक्ष से संबंधित हैं, तो इस प्रकार से हम राजनीतिक शास्त्र में मनुष्य के व्यवहार को होलिस्टिक रूप में समझने के लिए आज देखेंगे कि किस प्रकार से दूसरे समाज विज्ञान जो है वो राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं। तो चलिए देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का इतिहास के साथ क्या संबंध है। दोस्तों, फ्रीमैन ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा है कि हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट हिस्ट्री। इवन जो बर्गेस हैं उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर इन दोनों को आप अलग कर दें तो एक मुर्दा नहीं तो अपाहिज जरूर हो जाएगा और दूसरा मात्र छलावा बनकर रह जाएगा। यानी अगर मैं बात करूँ उनका आपस में क्या संबंध है, तो आपको अगर राजनीति में ये जानना है कि राज्य का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण रहे, क्या हालात रहे उस समय, तो डेफिनेटली आपको इतिहास की शरण में जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो इतिहासकार हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, अगर उनको राजनीतिक घटनाओं पर ध्यान देना पड़ेगा, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इसके बिना वो निष्पक्ष होकर इतिहास का अवलोकन नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि डिवाइड एंड रूल की राजनीति को समझे बिना वो भारत विभाजन को नहीं समझ पाएंगे, उनके लिए ऐसा करना काफ़ी मुश्किलों भरा हो सकता है, क्योंकि जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो राजनीति को प्रभावित करती हैं, इसलिए भी राजनीति इतिहास की ऋणी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि आज जो इज़राइल है, तो जब तक आप इतिहास में नहीं जाएंगे आप नहीं जान पाएंगे कि इज़राइल जो है वो 1948 से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जितने भी ज्यूज थे वो मात्र अलग अलग यूरोपियन देशों में फैले हुए थे, और कैसे 1948 में कुछ परिस्थितियाँ बनी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद और एक इज़राइल नामक देश का जन्म हुआ। इसी प्रकार से अगर आज आपको चीन और जापान के संबंधों को ठीक से समझना है तो इसके लिए आपको इतिहास में जाना ही पड़ेगा। अगर आज महाराष्ट्र में आप भीमा कोरेगांव जैसे विवाद हिंदुस्तान में देखते हैं तो उसके लिए आपको इतिहास के झरोखे से झांकना होगा। तो देखते हैं कि इतिहास का राजनीतिक शास्त्र को क्या देन है, क्या कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया कि जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं
जो राज्य है उसकी अगर आपको रूट ढूंढनी है तो उसके लिए आपको इतिहास में जाना पड़ता है। इसके अलावा इतिहास एक प्रकार से पॉलिटिकल साइंस की लेबोरेटरी के तौर पर काम करता है, क्योंकि आप जब इतिहास का अवलोकन करते हैं तो आप पाते हैं कि कौन से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को जब हमने एडॉप्ट किया तो वो प्रयोग सफल रहे और कौन से इंस्टीट्यूशंस के प्रयोग विफल रहे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 1919 में जब हमने द्वैध शासन प्रणाली अपनाई थी तो वो एक्सपेरिमेंट भारत में सफल नहीं हुआ। इसी प्रकार से अगर आप देखें कि भारत में हमने जो लोकतंत्रीय व्यवस्था आज़ादी के बाद अपनाई है तो वो कैसे सफल रही है, उसके लिए आपको आज से 70 साल पीछे की जर्नी फिर से करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस इतिहास के ऋणी है। इसके अलावा दोस्तों जो हिस्ट्री है वो पॉलिटिकल सिस्टम में समय समय पर किस प्रकार के परिवर्तन आए उनको परिभाषित करने में भी काफ़ी मददगार है। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री ही पॉलिटिकल साइंस के लिए इम्पोर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस भी हिस्ट्री के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि कहा जाता है कि आज की जो राजनीति है वो आने वाला इतिहास है, यानी फ्यूचर में जो हिस्ट्री लिखी जाएगी वो आज की पॉलिटिक्स भी उसमें शामिल होगी। इसके अलावा जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं वो इतिहास की दिशा ही बदल देते हैं, यानी आज जो राजनीति हमारे डिसीजंस लेगी, यानी सपोज करिए कि अब कोरोना के दौर में हमारी सरकारें जिस प्रकार की नीतियां अपनाएंगी वही आगे जाके इतिहास की दिशा तय करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। दोस्तों जैसा कि हमने सबसे पहले देख सकते हैं कि इन दोनों के क्षेत्र में काफ़ी अंतर है, यानी कि जो हिस्ट्री है वो केवल पास्ट के घटनाओं की जानकारी से संबंधित है, जबकि पॉलिटिकल साइंस ना केवल पास्ट के बारे में बल्कि हमारे आज और हमारे भविष्य को लेकर भी इसको अपने क्षेत्र में शामिल करती है। इसके अलावा दोनों की स्टडी मेथड में काफ़ी अंतर है, दोनों के उद्देश्य जो हैं उनमें काफ़ी अंतर है। जो इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के रिलेशनशिप को अगर हम देखें तो दोस्तों राजनीतिक विचारधाराएं जो होती हैं वो आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं, चाहे आप व्यक्तिवाद को उठाकर देख लें, साम्यवाद को देख लें, उपनिवेशवाद को देख लें, इवन जो साम्राज्यवाद है यानी जो अंग्रेज हैं वो भारत में व्यापारी बन के आए, वो किस लिए आए थे? अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। तो जो कल्याणकारी राज्य है उसकी जो मुख्य समस्याएं हैं आज के टाइम में वो भी आप देखोगे तो वो कैसी हैं, वो इकोनॉमिक टाइप की हैं, चाहे वो शहरीकरण की समस्या हो, चाहे वो पीडीएस सिस्टम यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की समस्या हो, चाहे वो एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन देने में दिक्कत हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, डिफेंस की समस्या हो, ये सारी कहीं ना कहीं जाके इकोनॉमिक्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं, यानी कि सरकार की नीतियाँ जो होती हैं या जो हमारी राजनीतिक विचारधाराएं हैं वो आर्थिक अवस्था से प्रभावित होती हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं तो जो इकोनॉमिक एड देने वाले देश हैं वो इकोनॉमिक एड प्राप्त करने वाले देशों को निर्णय को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जांपल 1991 में हमने जो आर्थिक सुधार अपनी इकोनॉमी में किए, जिनको हम सबसे बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म बोलते हैं, क्या वो हमने अपनी इच्छा से किए थे या इकोनॉमिक प्रेशर में आकर किए थे? एक बार आप इसके बारे में सोचिए। जब भी ऑयल प्राइसेस गिरते हैं तो उस प्रकार उसका हमारी इकोनॉमी, हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को कभी न्यूज़ हेडलाइंस पढ़ते टाइम अपने दिमाग में लाकर सोचने की कोशिश करें। इसी प्रकार से इसमें आप देखेंगे जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो एक तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इंडिकेटर होती है, क्योंकि जो स्टेट है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाता है। आज आप कोरोना के दौर में देखें, कोरोना के दौर में भारत सरकार किस प्रकार की आर्थिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बना रही है।
आपने देखा होगा कुछ समय पहले भारत सरकार एक 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज लेकर आई थी। अब जो इंडियन गवर्नमेंट है वो किसानों की आय बढ़ाने के लिए 3 ऑर्डिनेंस लेकर आई है, और इसी प्रकार की टाइम टू टाइम आप अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज देखते रहते हैं। इसके अलावा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो किसी देश में किस प्रकार का होगा वो भी आपकी पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक शास्त्र डिसाइड करता है, राजनीति डिसाइड करती है। अब आप कहेंगे कैसे? दोस्तों देखिए कि हमने अपने देश में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया, तो वो किसकी चॉइस थी? डेफिनेटली हमारी राजनीतिक व्यवस्था की। अगर रूस में साम्यवादी मॉडल अपनाया गया, अगर चीन में साम्यवादी मॉडल अपनाया गया, अगर यूएसए में लोकतांत्रिक मॉडल या पूंजीवादी मॉडल अपनाया गया, तो ये सब क्या है? ये उन देशों की राजनीति की प्रेफरेंसेस हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि जो स्टेट है वो इकोनॉमिक सिस्टम को एडॉप्ट करता है, उसे बनाता है, उसकी नींव डालता है। इसके अलावा जो स्टेट है वो रूल बनाता है कि कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन के क्या तरीके होंगे। यह जो स्टेट है वो आपके एमएसपी या आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को भी डिसाइड करता है। इस प्रकार से आपने देखा कि पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स काफ़ी घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, और यही कारण है कि जो पॉलिटिकल साइंस है इसकी जो राजनीति को कुछ देन है, जैसे कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो पॉलिटिकल कंडीशंस को प्रभावित करती हैं। यानी आप देखिए कि एक धनी व्यक्ति जो है, क्या आज के टाइम में वो चुनाव लड़ सकता है? जिसके पास पैसा नहीं है वो चुनाव लड़ सकता है। यानी उसकी जो आर्थिक परिस्थितियाँ हैं वो राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित करती हैं। दूसरा, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं वो क्रांति को जन्म देती हैं। आप इतिहास को उठाकर देख लें, देखेंगे कि जब जब आर्थिक असमानताएं बढ़ी हैं तब तक इतिहास में क्रांतियां हुई हैं। इसके अलावा जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो बेसिकली इकोनॉमिक कंडीशंस का आउटकम है, चाहे वो मार्क्सवाद हो, चाहे वो पूंजीवाद हो, या कोई इसी प्रकार की अन्य विचारधारा। जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को प्रभावित करते हैं। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा कम है, उसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ अलग तरीके की होंगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट की अर्थव्यवस्था मजबूत है तो उस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ दूसरे प्रकार की होंगी। इसके अलावा जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, इट मस्ट सक्सेस फॉर अ डेमोक्रेसी, यानी इट इज़ मस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि जो डेमोक्रेसी है वहीं सक्सेसफुल हो सकती है जहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो स्टेट के ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल रही हैं, जैसा कि आप मार्क्सवाद में पढ़ें या आप किसी और विचारधारा में पढ़ें। मार्क्सवाद इसको ज़्यादा स्पष्ट तरीके से आपको दिखाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स और राजनीति के बीच में कुछ अंतर भी है। यही कारण है कि हम इसे 2 समाजशास्त्रों के अंदर पढ़ते हैं, एक राजनीतिक शास्त्र और दूसरा अर्थशास्त्र। सबसे पहला अंतर तो इनके सब्जेक्ट मैटर में है। जैसे सब्जेक्ट मैटर की अगर मैं बात करूं तो एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी जो है वो बेसिकली इकोनॉमिक घटनाओं के ऊपर फोकस करता है। वो उसका सब्जेक्ट मैटर होता है कि वो बैंकिंग पढ़ लेगा, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी पढ़ लेगा, वो बजट पढ़ लेगा। लेकिन एक जो राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी है वो न केवल इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखेगा बल्कि वो और दूसरे फैक्टर्स को भी उसमें शामिल करता है। यानी कि जो अर्थशास्त्र है वो केवल इसका एक पक्ष है। इसके अलावा दोनों के मेथड ऑफ स्टडी काफ़ी अलग अलग हैं। इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स है वो बेसिकली प्रोडक्शन और सप्लाई पे फोकस करता है, जबकि पॉलिटिकल साइंस के ऊपर ऐसा कोई रूल अप्लाई नहीं किया जा सकता। पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, अगर मैं इनकी बात करूं तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी व्यक्ति की विचारधारा समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उसकी सामाजिक परिस्थितियों का ज्ञान होना काफ़ी ज़रूरी है। आपने काफ़ी फेमस स्टेटमेंट सुनी होगी कि कोई भी विचारक अपने युग का शिशु होता है, यानी वो अपनी सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। और इसके अलावा जो सोशियोलॉजी है वो एक तरीके से मदर साइंस ऑफ ऑल सोशल साइंसेज है, यानी कि
बाकी सोशल साइंसेज इसी से निकली हैं, यानी सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस के कंपैरिजन में काफ़ी ब्रॉडर सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात, लेकिन फिर भी ये राजनीति इसको काफ़ी प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि जितनी सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करने में कौन भूमिका निभाता है? राज्य। जाति पाति को ख़त्म करने के लिए अगर कानून बनाए तो किसने? राज्य ने। अगर सती प्रथा आज एग्जिस्टेंस में नहीं है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? डेफिनेटली पॉलिटिकल साइंस। अब देखते हैं कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले कि जो समाज है, क्योंकि समाज पहले अस्तित्व में आया और समाज की आवश्यकताओं ने राज्य को जन्म दिया, तो जो सोशियोलॉजी है वो हमें नॉलेज देती है कि स्टेट कैसे आया, स्टेट क्या है, स्टेट की ज़रूरत क्यों पड़ी। और फिर इसमें हम देखते हैं कि जो स्टेट है वो सामाजिक बुराइयों को दूर करता है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल दिया, जो स्टेट है वो कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को भी रेगुलेट करता है। सोशल जो है वो सोसाइटी, स्टेट जो है वो सोसाइटी से पैदा हुआ है। सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस के लिए मटेरियल प्रोवाइड कराती है, क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करने वाला है, जो पॉलिटिकल साइंस का मेन ऑब्जेक्ट है, यानी मनुष्य का व्यवहार, वो सोसाइटी द्वारा ही निर्मित होता है। वो सोशियोलॉजी का मेन फोकस एरिया होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सोशल कस्टम्स हैं वो स्टेट के कानूनों को प्रभावित करते हैं। जैसे आपने पिछले साल जल्लीकट्टू के बारे में सुना होगा कि किस प्रकार से जो जल्लीकट्टू है उसकी प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन फिर भी क्योंकि वहाँ की सोसाइटी में इस कस्टम को काफ़ी फॉलो किया जाता है और काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो इसलिए इसको उसके बावजूद भी स्टेट में बैन इसके ऊपर से हटा लिया गया। इसी प्रकार से आप देखोगे ट्रिपल तलाक, जिसे हाल ही में अभी अलग कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो सोशल कस्टम्स हैं वो स्टेट के कानूनों को प्रभावित करती हैं। अगर ये ना होते तो क्या स्टेट को इसमें कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती? आई होप कि आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार से जो सोसाइटी है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को बनाने में और उन्हें समझने में हमारी मदद करती है। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह इनमें भी कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर, जैसा कि मैंने बताया कि जो सोशियोलॉजी है उसका सब्जेक्ट मैटर काफ़ी व्यापक है, जबकि पॉलिटिकल साइंस केवल पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिकल एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करती है। जो समाज है उसकी उत्पत्ति पहले हुई, ओरिजिन पहले हुआ, और राज्य की उत्पत्ति बाद में हुई। जो अप्रोच है वो भी दोनों को पढ़ने के लिए अलग अलग है। जो पॉलिटिकल साइंस है वो बेसिकली कानूनी पक्ष के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, जबकि सोशियोलॉजी के बारे में ऐसा नहीं है, क्योंकि सोशियोलॉजी मनुष्य के न केवल कानूनी पक्ष में बल्कि उसके कॉन्शियस, अनकॉन्शियस दूसरे एक्शंस पर भी असर डालती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा। इसके अलावा जो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान है या नीति शास्त्र है, उनका भी पॉलिटिकल साइंस से संबंध है। जैसे मनोविज्ञान की अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम में जो हर एक राजनीतिक दल है वो वोट प्राप्त करने के लिए लोगों के धार्मिक भावनाओं, उनकी प्रांतीय रुचियों, उनकी जाति के प्रति निष्ठाओं, इन सबको उत्तेजित करते हैं। और इनमें कौन सी बातें हैं, कौन सी ऐसी मनोवैज्ञानिक भावनाएं हैं जो लोगों को प्रभावित करती हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम लेते हैं, ताकि जनमत उनके पक्ष में हो और वो सत्ता में आ सकें। तो इस प्रकार से आप देखोगे। इसी के अलावा अगर मैं बात करूँ कि राज्य मनोविज्ञान को कैसे प्रभावित करता है, तो आप देखिए कि आपने छुआछूत के बारे में सुना होगा, आपने जाति प्रथा की बुराइयों के बारे में सुना होगा। जब राज्य ने कानून बनाए तो जो जातियां हैं वो अपनी हीन भावना से उभरी। हीन भावना से उभरी मतलब उन्होंने मनोवैज्ञानिक तरीके से ये सोचना शुरू किया कि वो कोई हीन जातियां नहीं हैं, वो राज्य उनके साथ खड़ा है।
इसके अलावा अगर मैं नीति शास्त्र की बात करूं तो नीति शास्त्र बात करता है कि क्या होना चाहिए, नैतिकता अपनाई जानी चाहिए, जो नैतिक बुराई है वो कानूनन अपराध होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ चोरी करना पाप है, धोखा देना पाप है, तो ये क्या है, ये राजनीति शास्त्र का विषय है, लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस को भी प्रभावित करता है, क्योंकि चोरी करना क्या है, चोरी करना अपराध है, कानूनन अपराध है, यानी इसके बारे में कानून बना, तो कानून बनाया किसने, पॉलिटिकल साइंस ने, पॉलिटिक्स ने। तो इस प्रकार से आपने देखा कि राजनीतिक विज्ञान जो है उसका दूसरे सामाजिक विज्ञानों से भी काफ़ी गहन संबंध है, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, इतिहास हो, समाजशास्त्र हो, मनोविज्ञान हो या नीति शास्त्र हो। तो चलिए आज आपका एक छोटा सा असाइनमेंट है कि आप अपनी तरफ से कोई ऐसे 2 एग्जाम्पल लिखें जो आपने देखा हो कि लॉकडाउन के बाद पॉलिटिकल साइंस और दूसरे सोशल साइंसेस के रिलेशंस को शो करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।